अब जो इंटेस्टाइनल फेज़ है वो किस तरह से स्टार्ट होता है। अब इंटेस्टाइनल फेज़ ऑब्वियसली तभी स्टार्ट होगा जब फूड जो है वो क्या हो जाएगी, एंटर हो जाएगी इंटेस्टाइन में। ठीक है, स्टमक से एंटर हो रहा है काइम इंटेस्टाइन में। ठीक है, अब क्या क्या चीज़ जो है वो इंटेस्टाइनल फेज़ को स्टिमुलेट कर रही है, क्या क्या चीज़ स्टिमुलेट करेगी इसको। एक तो हमारे पास है इंटेस्टाइनल गैस्ट्रिन, वो स्टिमुलेट करेगा, और जो दूसरी चीज़ है वो एंटेरोऑक्जेंटिन। ठीक है, ये इसको स्टिमुलेट कर देगा। अब जो इंटेस्टाइनल गैस्ट्रिन है वो हमारे पास स्टमक में भी तो गैस्ट्रिन प्रोड्यूस होता है, उससे डिफर करता है सिर्फ अमाइनो एसिड के सीक्वेंस में। जो हमारे पास इंटेस्टाइनल गैस्ट्रिन होता है वो G34 हम उसको कह सकते हैं, जबकि जो हमारे पास स्टमक में जो गैस्ट्रिन प्रेजेंट होता है वो G17 होता है। सिर्फ अमाइनो एसिड की कॉम्पोजिशन में डिफरेंस होता है, ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं होता। अब हमें पता है कि जैसे ही फूड हमारे पास स्टमक में प्रेजेंट होती है, ठीक है, अब हमने खाना खा लिया, फूड जो है वो एंटर हो गई स्टमक में। अब उसकी जो है मिक्सिंग वगैरह, प्रोपल्सिव मूवमेंट वगैरह, ये सब चीज़ें स्टार्ट हो जाएंगी। अब क्या होगा कि वेव्स की कॉन्ट्रैक्शन जो है, अब ये पता है हमें स्टमक है, ये इसका फंडस पार्ट है, बॉडी है, ये इसका पाइलोरिक रीजन है। तो वेव्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जो है वो इस रीजन से, जो कि हमारा कौन सा रीजन है, कार्डिक रीजन भी कहते हैं, ठीक है, कार्डिक रीजन से स्टार्ट होंगी और कहाँ पर जाएंगी, मूव टूवर्ड्स द पाइलोरिक रीजन। अब ये वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जो है ये यहाँ से स्टार्ट हुई है, यहाँ से वीक होंगी, बट दे विल गेट स्ट्रोंगर एंड स्ट्रोंगर जब ये पाइलोरिक रीजन की तरफ जाएंगे। ठीक है, अब ये क्या करेंगी, जो भी काइम है उसको पुश करेंगे टूवर्ड्स द पाइलोरिक ओरिफिस। अब हमें पता है कि ये जो ओरिफिस है ये तो बहुत स्मॉल मतलब इसकी ओपनिंग जो है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल है, जबकि जो हमारे पास काइम है उसकी क्वांटिटी जो है अप्रोक्सीमेटली 30 ml तक है फॉर एग्जांपल। तो जब ये हमारे पास वेव्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन हो रही हैं तो ये पुश करेंगी काइम को, तो इसमें से सिर्फ 3 ml जो है वो पास आउट होगा इसमें इंटेस्टाइन में, जबकि जो बाकी 27 ml है वो स्टोमक के अंदर ही रहेगा। और फिर इस तरह से दोबारा वेव्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जो है, प्रोपल्सिव वेव्स हैं वो होंगे और फिर वो इसको पुश करेंगी। ठीक है, अब जो हमारे पास ये सिर्फ 3 ml इतनी स्मॉल क्वांटिटी में हमारे पास जो काइम है वो स्टोमक ड्यूडेनम में एंटर हो चुका है। अब सिर्फ इतनी स्मॉल अमाउंट में अगर अल्लाह ताला ने इस तरह का मैकेनिज्म बनाया है तो इसका फ़ायदा भी तो होगा। अब स्मॉल अमाउंट में आने से क्या होगा, स्मॉल अमाउंट में जब यहाँ पे आएगा तो इसकी जो एब्जॉर्प्शन है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से हो पाएगी। और दूसरी बात यह है कि अगर यहाँ पे हैवी अमाउंट में जो है काइम आता ड्यूडेनम में, तो ख़तरा था कि ड्यूडेनम का जो म्यूकोज़ा है वो डैमेज हो जाता। तो इस वजह से जो है ये स्मॉल अमाउंट में आता है। उसके बाद जो है काइम जो है स्टोमक में प्रेजेंट होता है तो वो अभी पार्शली डाइजेस्टेड हुआ होता है। अब मेनली हम फूड में क्या इंटेक करते हैं, हम लोग इंटेक कर रहे होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होती हैं, प्रोटीन्स होती हैं हमारे पास, या फिर हम फैटी एसिड ले रहे होते हैं एक्सेट्रा। अब फॉर एग्जांपल हम प्रोटीन लेते हैं तो जो प्रोटीन हमने फूड में ली वो अभी क्या है, पार्शली डाइजेस्टेड स्टेट में है। ठीक है, ये पार्शली डाइजेस्टेड जो स्टेट है इसको हम कह सकते हैं कि ये पेप्टोन्स सिंपली। ठीक है, ये जो पेप्टोन्स है ना ये क्या करती हैं, ये स्टिमुलेट करती हैं, जब ये पेप्टोन्स जो है इधर ड्यूडेनम में आती हैं काइम के थ्रू, ये स्टिमुलेट करती हैं जी सेल्स को कि वो प्रोड्यूस करें गैस्ट्रिन को। ठीक है, और ये क्या करेंगी, स्टिमुलेट करती हैं एंडोक्राइन सेल्स को ताकि वो क्या प्रोड्यूस करें, एंटेरोऑक्जेंटिक प्रोड्यूस करें। ठीक है, अब ये दोनों जो है इन्होंने आ जाना है जी ब्लड स्ट्रीम में। ब्लड स्ट्रीम में जब आना है ना, अब यहाँ पे सारे समझे ब्लड वेसल्स वगैरह हैं। ठीक है, ये ब्लड वेसल है। अब क्या हुआ कि ये जो हमारे पास है गैस्ट्रिन है या फिर हमारे पास जो है या एंटेरोऑक्जेंटिन है, ये ब्लड में जब आ जाएंगी तो ये क्या करेंगी, ये जाके एक्ट करेंगी पेराइटल सेल्स पर। ये रहा हमारे पास, ये पेराइटल सेल्स रहे, ये चीफ सेल्स रहे। तो ये ब्लड जब सर्कुलेट कर रहा है, ब्लड जो है इसको सप्लाई करेगा
तो ये उस ब्लड के थ्रू जो है ये पैराइटल सेल्स तक पहुंच जाएंगी और चीफ सेल्स तक पहुंच जाएंगी। अब वहाँ पर जाके इन्होंने HCl और पेप्सिनोजिन के रिलीज़ को कम करवाना है। हमने लास्ट वीडियोस में पैराइटल सेल का डिस्कस किया था अच्छे से। अच्छा, तो उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि इधर डिफरेंट काइंड्स ऑफ पंप्स होते हैं, लाइक पोटाशियम पंप, पोटाशियम हाइड्रोजन पंप। तो जो हाइड्रोजन को ल्यूमेन में भेज रहा होता है और पोटाशियम को सेल्स के अंदर, तो ये क्या करेगा, गैस्ट्रिन जो है ये जाके पैराइटल सेल्स पर, यहाँ पे हम बता देते हैं कि ब्लड स्ट्रीम में गया, उधर गया पैराइटल सेल्स और चीफ सेल्स पे, और वहाँ जाके इसने क्या किया, जो हमारे पास हाइड्रोजन और पोटाशियम पंप्स थे ना, उनकी एक्टिविटी को क्या कर दिया, डिक्रीज़ कर दिया या कम कर दिया, जिसकी वजह से HCl और पेप्सिनोजिन की जो प्रोडक्शन है वो हो गई कम। ठीक है, अब ये बात ध्यान में रखें कि जो पेप्सिनोजिन है हमें पता है कि वो लो pH पर अप्रोक्सीमेटली जो है 1.8 to 3.5 pH होती है पेप्सिन के एक्टिवेट होने के लिए। तो इस pH पर पेप्सिनोजिन जो है वो कन्वर्ट हो जाता है पेप्सिन में, लेकिन ये चीज़ रिवर्सिबल है। लाइक अगर pH इंक्रीज हो जाए तो पेप्सिनोजिन दोबारा, तो पेप्सिन जो है वो दोबारा से कन्वर्ट हो जाएगा पेप्सिनोजिन में, लेकिन ये एक ख़ास लिमिट तक है। लाइक अगर स्टमक की जो pH है वो बहुत ज़्यादा अल्कलाइन हो जाए, अप्रोक्सीमेटली अगर 7.2 से अबव हो जाए, तो क्या होगा कि ये चेंज जो है ये इरिवर्सिबल हो जाएगा। तो फिर जो है वो पेप्सिन जो है वो कन्वर्ट नहीं हो पाएगा पेप्सिनोजिन में। ठीक है, उसके बाद हमारे पास डिफरेंट टाइप के सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ये हमारे पास ड्यूडेनम का म्यूकोजा है, उसका म्यूकोजा जो है हमें पता है, म्यूकोजा जो है उसमें 3 थिंग्स आ जाती हैं, एक एपिथेलियम आ जाती है, एक आ जाती है लेमिना प्रोप्रिया, और जो है मस्कुलरिस एक्सटर्नल। अच्छा, ये आ जाती हैं। अब क्या होता है कि ये जो एपिथेलियम है ना, इसमें एपिथेलियम में ही इसके डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स जो है ये कंटेन करेगा, लाइक S सेल्स, I सेल्स, K सेल्स, और हाँ बस ये है। अच्छा, अब हम ना डिटेल में डिस्कस करते हैं इनको। अब देखते हैं पहले S सेल। अब जो S सेल्स होते हैं ना म्यूकोजा में, अब ये ड्यूडेनम की म्यूकोजा में जो है S सेल्स प्रेजेंट हैं। अब ये S सेल्स का काम क्या है, नाम से ही जाहिर है, S सेल्स हैं क्या करेंगी, सेक्रेटिन का रिलीज़ करवाएंगी। ठीक है, अब सेक्रेटिन का रिलीज़ जो करवा रही हैं, तो रिलीज़ जो हो रहा है उसका कोई स्टिमुलस होगा तभी तो वो रिलीज़ हो रहा है ना। अब इस चीज़ को स्टिमुलेट कौन करेगा, अब हमें पता है कि जो काइम हमारा स्टमक से आया है, जो काइम स्टमक से आया है ड्यूडेनम में, वो तो हाईली एसिडिक होगा। ठीक है, क्योंकि स्टमक की pH तो काफ़ी ज़्यादा एसिडिक है ना, HCl की प्रेजेंस की वजह से, हाइड्रोजन आइंस बहुत ज़्यादा। अब मेन चीज़ किस चीज़ की एसिडिटी है, तो वो मेन जो है हाइड्रोजन आइंस की कंसनट्रेशन की वजह से होती है। जितनी ज़्यादा हाइड्रोजन आइंस की कंसनट्रेशन उतना ज़्यादा उसकी pH जो है वो लो होगी। अब काइम जो हमारे पास ड्यूडेनम में एंटर हो रहा है उसकी pH काफ़ी ज़्यादा लो होनी है, लेकिन जो हमारे पास ड्यूडेनम का जो म्यूकोजा है वो इस तरह से इस काबिल नहीं है कि वो इस एसिडिक काइम को बर्दाश्त कर सके। तो अल्लाह ताला ने ऐसे मैकेनिज़म्स बनाए हैं ताकि वो इस चीज़ को कंपनसेट कर सके। अब हमें उस काइम को अल्कलाइन लाना है, अल्कलाइन बनाना है, ताकि जो है ये इसकी जो म्यूकोजा है, म्यूकोजा लेयर है वो डैमेज ना हो। तो इसको हम लोग कैसे, अभी हम लोग डिस्कस करते हैं कि ये सब कैसे होगा। अच्छा खैर, हम लोग एसेंस डिस्कस कर रहे थे। काइम जो है वो एंटर हुआ ड्यूडेनम में, काफ़ी ज़्यादा एसिडिक था। एसिडिक क्यों था, क्योंकि हाइड्रोजन आइंस की कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा थी। और दूसरी बात ये है कि हम लोग फैटी मील ले रहे हैं। अगर बहुत ज़्यादा फैटी मील नहीं भी ले रहे, लेकिन फिर भी हमारी जो फूड है उसमें फ़ैट्स मौजूद होने ही होने हैं। ठीक है, उसके बाद फैटी एसिड जो है वो इंक्रीज अमाउंट में, ये दोनों चीज़ें जो हैं ये कर रही हैं स्टिमुलेट सेक्रेटिन के रिलीज़ को फ्रॉम द S सेल्स। ठीक है, अब क्या होगा, अब सेक्रेटिन रिलीज़ तो हो गया। अब सेक्रेटिन यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये सपोज करें कि ये S सेल है, यहाँ से हो जाना है सेक्रेटिन रिलीज़। सेक्रेटिन रिलीज़ हो गया, अब किधर जाएगा, सेक्रेटिन रिलीज़ हो जाएगा तो इधर ऑब्वियसली इसको ब्लड सप्लाई मिल रही है। ठीक है, तो ये जाएगा ब्लड स्ट्रीम में। ब्लड स्ट्रीम में जब गया तो इसने क्या करना है, इनहिबिट कर देगा रिलीज ऑफ गैस्ट्रिन। गैस्ट्रिन का रिलीज कैसे करवाएगा, ये हमारे पास जो है ये पाइलोरिक रीजन में हमारे पास स्पेसिफिकली G सेल्स प्रोड्यूस होते हैं, प्रेजेंट होते हैं ना।
स्टोमक के। तो अब ये जब ब्लड में सर्कुलेट करते 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 जाएगा तो इधर जी सेल्स पर इसके रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे। अब सेक्रेटिन जो है वो अगर जी सेल्स पे एक्ट कर रहा है तो ऑब्वियसली उसके रिसेप्टर्स वहाँ पे प्रेजेंट होंगे। तो अब ये क्या करेगा, गैस्ट्रिन के रिलीज को क्या कर देगा, इनहिबिट कर देगा। ठीक है, जब गैस्ट्रिन का रिलीज इनहिबिट होगा तो वो क्या करेगा, पेराइटल सेल्स और चीफ सेल्स से लाइक HCl और पेप्सिनोजिन के रिलीज को बंद करवा देगा। तो इससे क्या होगा कि एसिड की सिक्रीशन कम हो जाएगी। अच्छा, अब ये जो हमारे पास सेक्रेटिन है ये जब ब्लड स्ट्रीम में जा रहा है तो अब वो जो जिस ब्लड स्ट्रीम में ये जा रहा है वो स्पेसिफिकली सिर्फ स्टमक में तो नहीं जाएगी ना, वो ब्लड तो पूरी बॉडी को सप्लाई कर रही होगी ना। तो अब जहाँ जहाँ पे इसके रिसेप्टर्स होंगे वहाँ वहाँ पे इसने काम कर देना है। अब इसके रिसेप्टर्स जो हैं वो ये हमारे पास लीवर है तो इसके रिसेप्टर्स लिवर सेल्स हेपेटोसाइट्स पर भी प्रेजेंट होते हैं। और दूसरी बात कि पेंक्रियाटिक सेल्स पर, ये पेंक्रियाज है, पेंक्रियाटिक सेल्स पर भी इसके जो है रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। अब लीवर पे जब जाके ये हमारे पास सेक्रेटिन जो है ये आ गया जी ब्लड स्ट्रीम में ना। अच्छा, लीवर पे जाएगा जब हेपेटोसाइट्स पर इसके होंगे रिसेप्टर्स, वहाँ पे इसने बना लेना है, रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बना लेना है। ठीक है, अब रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाने का क्या फ़ायदा, क्यों बनाया भाई इसने। अब ये वहाँ पे रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स जब बना लेगा तो ये क्या करेगा, ये बाइल की सिंथेसिस को स्टिमुलेट कर देगा। ठीक है, बाइल की सिंथेसिस को फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल जो है ये कोलेस्ट्रॉल से बाइल की सिंथेसिस को कर देगा स्टिमुलेट। ठीक है, अब ये जी बाइल हमारे पास बन गया। अब बाइल जो बन गया है वो कैसे आएगा, ये हमारे पास जो है राइट हेपेटिक डक्ट है, ये लेफ्ट हेपेटिक डक्ट है, ये हमारे पास गॉल ब्लैडर है, यहाँ से ये सिस्टिक डक्ट आ रही है। सिस्टिक डक्ट और ये जो राइट और लेफ्ट हेपेटिक डक्ट है ये मिलकर एक कॉमन बाइल डक्ट बना लेते हैं। ठीक है, ये कॉमन बाइल डक्ट जो है ये इधर आके पेंक्रियाज से पेंक्रियाटिक डक्ट आ रही होती है, उससे मिलकर, ठीक है, ये दोनों डक्ट्स कॉमन बाइल डक्ट और पैंक्रियाटिक डक्ट मिलकर क्या कहाँ ओपन हो रहे होते हैं, ड्यूडेनम में ओपन हो रहे होते हैं और ये थ्रू स्फिंक्टर जो है ये कंट्रोल हो रहे होते हैं। ठीक है, अब इस स्फिंक्टर को क्या कहते हैं, स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। ठीक है, अब हुआ यूं कि ये जो बाइल बना ये इसी पाथवे के थ्रू यहाँ तक ड्यूडेनम तक पहुँचेगा। ठीक है, अब आया बाइल जो है वो हमारे पास हेपेटोसाइट्स से जो है सिंथेसाइज हो गया, इसको स्टिमुलेट कौन कर रहा है, सेक्रेटिन स्टिमुलेट कर रहा है। राइट हेपेटिक डक्ट में आया, लेफ्ट में आया, फिर ये कॉमन बाइल डक्ट के थ्रू जो है आता गया और इस तरह से ये ड्यूडेनम में चला गया स्फिंक्टर ऑफ ओडाई की ओपनिंग के जरिए ना। अच्छा, अब क्या होता है कि स्फिंक्टर ऑफ ओडाई जो है वो बनता कैसे है। स्फिंक्टर ऑफ ओडाई, कोई भी स्फिंक्टर बनता है ना उधर क्या होता है कि स्मूथ मसल लेयर जो है वो थिक हो जाती है। अब हमें पता है, हमने हिस्टोलॉजी में देखा है कि डिफरेंट लेयर्स होती हैं। ठीक है, अब जो एक्सटर्नल लेयर होती है मसल्स की वो होती है मस्कुलर एक्सटर्ना। मस्कुलर एक्सटर्ना जो है मस्कुलर, उसकी फिर फर्दर 2 लेयर्स होती हैं। आउटर जो है वो लॉन्गिट्यूजनल होती है और जो इनर है वो होती है सर्कुलर। ठीक है, अब जो इसकी सर्कुलर मसल है वो सर्कुलर मसल है उसमें जो स्मूथ मसल्स हैं, सर्कुलर लेयर है उसमें जो स्मूथ मसल्स हैं वो जब थिक हो जाते हैं तो वो बना देते हैं स्फिंक्टर, और इस स्फिंक्टर को हम कह रहे हैं स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। अब जो हमारे पास, अब पेंक्रियाज की बात करते हैं। अब पेंक्रियाज के हमारे पास 2 पोर्शंस होते हैं, एक होता है एंडोक्राइन पोर्शन पेंक्रियाज का और एक होता है एक्सोक्राइन पोर्शन। ठीक है, अब जो इसका एक्सोक्राइन पोर्शन होता है उसमें क्या होता है, उसमें डिफरेंट सेल्स होते हैं, लाइक ये एसिनर टाइप बना देते हैं इस तरह से ना। ठीक है, अच्छा जी, ये जो एसिनर डक्ट्स है ना, अच्छा पहले इस जो ये अब हम पेंक्रियाज का एक्सोक्राइन पोर्शन जो है वो डिस्कस करने लगे हैं। अब जो ये एक्सोक्राइन पोर्शन है ना, अब इधर जो इसके सेल्स हैं पेंक्रियाज के, तो इन पर जो है रिसेप्टर प्रेजेंट है सेक्रेटिन का ना। तो सेक्रेटिन ने आना है यहाँ पे, अटैच हो जाना है, कॉम्प्लेक्स बनाना है और यहाँ से इन सेल से क्या रिलीज़ करवाएगा, इन सेल से इसने रिलीज़ करवा देना है HCO3।
HCO3 को रिलीज़ करवाएगा और ये जो है HCO3 जो है ये रिलीज़ होके यहाँ पर आ जाएगा। अब इस HCO3 का क्या काम है, जब ये आएगा ड्वाडेनम में तो हमने डिस्कस किया कि काइन की जो वो थी pH थी वो काफ़ी ज़्यादा एसिडिक थी, तो उसमें हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा थी, तो ये जो है ये इसके साथ बाइंड हो जाएगा और H2CO3 बना लेगा, दैट ये लाइक इसको न्यूट्रलाइज कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से ये उसको उसकी एसिडिटी को कम कर रहा है या उसको अल्कलाइन बना रहा है उस काइन को ना। अब सेक्रेटिन के 3 काम हो गए, मेन 3 काम। ठीक है, एक तो ये क्या कर रहा है, इनहिबिट कर रहा है गैस्ट्रिन की सेक्रेशन को, जिसकी वजह से क्या हो रहा है HCl और पेप्सिन जो है, पेप्सिनोजिन जो है उसकी जो सेक्रेशन है वो हो रही है डिक्रीज। दूसरा काम ये क्या करवा रहा है, बाइल की सेक्रेशन को इंक्रीज करवा रहा है। बाइल हमें पता है क्या करता है, बाइल इमल्सिफिकेशन करता है फैट की, फैटी एसिड की क्या करेगा, इमल्सिफिकेशन, उसकी डाइजेशन में हेल्प करेगा। तीसरा काम जो है वो कर रहा है HCO3 की सेक्रेशन, ठीक है, फ्रॉम पैंक्रियाटिक एक्सोक्राइन पोर्शन, तो ये जाके हाइड्रोजन आयंस को कर देगा न्यूट्रलाइज। इसका मतलब है कि ये उसकी अल्कलैनिटी को प्रोमोट कर रहा है। ठीक है, अब दूसरे टाइप के सेल्स अगर हम देखें, ये हम इधर ही डिस्कस कर रहे हैं, ये आई सेल्स। आई सेल्स क्या रिलीज करते हैं, आई सेल्स जो हैं ये कोलेसिस्टोकाइनिन को रिलीज करते हैं। ठीक है, अब स्टिमुलेट कैसे होंगे, फ्री फैटी एसिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स और पेप्टोन्स, मेनली जो है वो फ्री फैटी एसिड्स से जो है ये आई सेल्स जो है। अब देखें हमारे पास कायम आया, ठीक है, कायम में क्या है, फ्री फैटी एसिड्स प्रेजेंट है। फ्री फैटी एसिड्स जो हैं जब इन्होंने कर दिया स्टिमुलेट आई सेल्स को, आई सेल्स ने कर दिया रिलीज कोलेसिस्टोकाइनिन। ठीक है, अब कोलेसिस्टोकाइनिन रिलीज होने के बाद आया जी ब्लड स्ट्रीम में। ठीक है, अब ब्लड स्ट्रीम में आने के बाद अब इसके जो रिसेप्टर्स हैं वो प्रेजेंट हैं पेराइटल सेल्स पर। यहाँ पे ब्लड स्ट्रीम में आया, पेराइटल सेल्स पे इसके रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं। अब ये जो है वहाँ पे इसने बाइंड होना है रिसेप्टर्स के साथ और रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बना देना है पेराइटल सेल्स पर। ठीक है, अब वहाँ पे इसने क्या करना है कि हाइड्रोजन एंड पोटाशियम पंप की एक्टिविटी को कर देना है डिक्रीज, जिसकी वजह से HCl प्लस पेप्सिनोजिन का रिलीज जो है वो हो जाना है कम, एसिड की सेक्रेशन कम होनी है। सेकंड इसका काम क्या है, ये इन्हेंस करता है सेक्रेटिन के इफेक्ट को। किस तरह से, लाइक वो बाइल की सिंथेसिस, बाइल की जो सिंथेसिस थी उसको स्टिमुलेट कर रहा था ना, तो उस चीज़ में सेक्रेटिन को जो है कोलेसिस्टोकाइनिन भी उसके काम को इन्हेंस कर रहा होता है। तीसरा जो है, तीसरा भी बड़ा इंपॉर्टेंट सा काम कर रहा है, जो कोलेसिस्टोकाइनिन है ना इसके रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं गॉल ब्लैडर पर। अब गॉल ब्लैडर के जो स्मूथ मसल्स हैं उन पर जो है, ये समझे ये एक स्मूथ मसल सेल है गॉल ब्लैडर का, अब उस पर जो है ये CCK, ठीक है, इसके रिसेप्टर प्रेजेंट है। इसने ये ब्लड स्ट्रीम से, ये ब्लड है, ठीक है, ये ब्लड स्ट्रीम से आता हुआ आ रहा है और इसने जाके इधर बाइंड हो जाना है और इधर बाइंड होके इसमें रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बना देना है। ठीक है, अब बनाने के बाद इसने क्या करना है, अंदर जो है वो क्या करना है कि कैल्शियम का रिलीज करवा देना है। अब कैल्शियम हमें पता है कि वो कॉन्ट्रैक्शन करवाती है। ठीक है, तो स्मूथ मसल्स की करवा देगा कॉन्ट्रैक्शन। जब स्मूथ मसल की कॉन्ट्रैक्शन होनी है तो गॉल ब्लैडर में क्या पड़ा हुआ है, बाइल, उसकी हो जानी है एक्सक्रीशन। अब मेन इसका स्टिमुलस क्या था, फ्री फैटी एसिड्स। ठीक है, फ्री फैटी एसिड्स जो इसका मेन स्टिमुलस था, अब इसने रिलीज करवाया बाइल ताकि इसी की ही इमल्सिफिकेशन हो सके। ठीक है, अब हमने बात की, यहाँ पे हमने डिस्कस किया कि स्फिंक्टर ऑफ ओडाई प्रेजेंट है। ठीक है, अब ये जो स्फिंक्टर ऑफ ओडाई है, फॉर एग्जांपल ये स्फिंक्टर ऑफ ओडाई प्रेजेंट है। अब यहाँ पे हमने ये भी बात की कि इधर जो है स्मूथ मसल लेयर की थिकनिंग से जो है ये स्फिंक्टर बन रहा है। अब स्मूथ मसल्स की थिकनिंग से बन रहा है तो कोलेसिस्टोकाइनिन के रिसेप्टर्स इधर भी प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल ये उसका रिसेप्टर है। कोलेसिस्टोकाइनिन जब आके यहाँ पे इसने बाइंड हो जाना है, रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बना लेना है, तो इसने क्या करना है, तो इसने जो है स्मूथ मसल्स को कर देना है रिलैक्स। स्मूथ मसल्स को कर देगा रिलैक्स।
जब रिलैक्स करेगा तो क्या होगा, ऑब्वियसली जो है ये स्फिंक्टर जो है ओपन हो जाएगा, जिसकी वजह से ये क्या होगा, जो बाइल सेक्रीट हो रहा था गाल ब्लेडर से और जो कोलेस्ट्रॉल से बन रहा था लीवर में, वो सारा बाइल आएगा और इस स्फिंक्टर के थ्रू मतलब इधर डुओडेनम में आ जाएगा, डुओडेनम के ल्यूमन में। अच्छा, अब जो हमारे पास कोलेसिस्टोकाइनिन है, इसके जो है रिसेप्टर्स पैंक्रियाटिक एसिनार सेल्स पर भी प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे हमने बनाया था पैंक्रियाटिक एसिनार सेल्स। अब यहाँ पे रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं किसके, कोलेसिस्टोकाइनिन के। जब इसने बाइंड हो जाना है यहाँ पर एसिनार सेल्स पर, तो इसने क्या करना है, इसने रिलीज़ करवा देना है डिफरेंट एंजाइम्स का, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि वो इनएक्टिव फॉर्म में होंगे, इनएक्टिव फॉर्म में इनका रिलीज़ करवा देगा। और वो कौन कौन से एंजाइम्स होंगे, लाइक पैंक्रियाटिक अमाइलेज, पैंक्रियाटिक पेप्टाइडेज, पैंक्रियाटिक लाइपेज, पैंक्रियाटिक न्यूक्लियेज एक्सेट्रा। अब इनके इनएक्टिव फॉर्म होने की क्या वजह है, लाइक एक्टिव फॉर्म में भी तो हो सकते थे, हमें क्या ज़रूरत थी। अब देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ये इनएक्टिव फॉर्म में इस वजह से रिलीज़ होते हैं ताकि ये खुद पेंक्रियाज के सेल्स को या पेंक्रियाज को डाइजेस्ट ना करें, बल्कि जहाँ पे इनकी ज़रूरत है वहाँ जाके ये एक्टिव होके डाइजेस्ट करें चीज़ों को। फिर ये इन्होंने एंटर हो जाना है जी ड्यूडेनम में, ठीक है। ड्यूडेनम में जाके काइम हमारे पास प्रेजेंट है जी, उसमें फैटी एसिड्स प्रेजेंट हैं, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट है, पेप्टोन्स प्रेजेंट है, उधर जाके इसने डाइजेशन करवा देनी है उनकी। अच्छा, अब हम देखते हैं लास्ट जो हमारे पास के सेल्स है ना। अब के सेल्स जो हैं वो ड्यूडेनम में ही प्रेजेंट है, ये ड्यूडेनम के सेल्स की ही हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अब जो के सेल्स हैं उनका क्या काम है, अब के सेल्स कैसे स्टिमुलेट होंगे। अब जो कार्बोहाइड्रेट हमने लिए उसमें हमारे पास मोनोसेक्राइड्स भी होंगे, पॉली भी होंगे, डाई भी होंगे। मेनली जो के सेल्स स्टिमुलेट होते हैं वो होते हैं ओलिगोसेक्राइड से, जब हम इंक्रीज अमाउंट में ओलिगोसेक्राइड्स ले रहे होते हैं, या फिर फ्री फैटी एसिड्स से, मेनली ओलिगोसेक्राइड्स से, ठीक है। अब ये जब स्टिमुलेट हुआ, इसने गैस्ट्रिन इनहिबिटरी पेप्टाइड जो है उसको कर दिया रिलीज। अब जो गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड है उसने कहाँ पे जाके एक्ट करना है, उसने एक्ट करना है पैराइटल सेल्स पर और HCl की सेक्रीशन को करवा देना है डिक्रीज, ठीक है। अब इसके जो है के सेल्स जो हैं इसके रिसेप्टर्स हमारे पास पैंक्रियाटिक एंडोक्राइन पैंक्रियाटिक जो सेल्स हैं उन पर भी प्रेजेंट है। अभी तक हमने एक्सोक्राइन पोर्शन पे हमने फोकस किया ना। अब जो के सेल्स हैं इन, ठीक है, अच्छा जी, इसके जो वो हैं रिसेप्टर्स हैं वो पैंक्रियाटिक एंडोक्राइन पोर्शन पर भी प्रेजेंट है, लाइक बीटा सेल्स पर। बीटा सेल्स क्या करते हैं, इतना इंपॉर्टेंट सा काम है इनका, इंसुलिन का रिलीज करवाते हैं। अब इंसुलिन जो है वेल फेड स्टेट में जो है रिलीज होती है। अब इंसुलिन का काम क्या है, ब्लड स्ट्रीम में जितना भी ग्लूकोज पड़ा हुआ है उसको पकड़ के सेल्स के अंदर डालना ताकि वो अपना काम परफॉर्म कर सके। अब इंसुलिन जो है, ठीक है, रिलीज हुआ वेल फेड स्टेट में। अब क्या करवा देगा इंसुलिन जो है वो लाइपोलाइसिस करवा देगा, उसके बाद ग्लूकोनियोजेनेसिस करवा देगा, उसके बाद प्रोटीन की सिंथेसिस करवा देगा और एनाबॉलिक प्रोसेसेस वगैरह करवा देगा। बस, तो थैंक यू सो मच मेरी वीडियो देखने के लिए। आज के लिए इतना ही।